बिहारी अगर हमारे यहाँ काम करेगा तो वो कम पैसे पे भी राजी हो जाएगा। मैं अभी एक एरा में चल रहा हूँ जो कि डिजिटल मार्केट। इतिहास हमें इसलिए बताया जाता है कि इस इतिहास को हम ना दोहराएं। तो इस चीज का बढ़ावा भी तो हमारे आपके जैसे ही बच्चे दे रहे हैं ना। स्वागत है। मैं अमन कुमार अपने चैनल अमन की दुनिया में स्वागत करता हूं। तो ये हमारे हरिकेश राजपूत हैं जो कि असलपुर हबीब पंचायत से चंदपुरा से बिलोंग करते हैं। तो अभी मैं इनसे मतलब कि ये ज़िंदगी में अभी क्या कुछ कर रहे हैं, इनसे मतलब निजी ज़िंदगी का सवाल पूछना चाहेंगे। हाँ, तो हरिकेश जी, आप अभी तक कहाँ क्या कुछ पढ़ाई किए हैं और अभी आगे का क्या प्लान है आपका जीवन में? अभी तो मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ मतलब कुछ ऐसा नया करने के लिए जो ऑथेंटिकली सब नहीं करता है। जैसे कि मैं अभी एक एरा में चल रहा हूँ जो कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इसके बारे में कि लाइक ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। तो मैं ये भी कर रहा हूँ और साथ में कुछ ऐसा भी मतलब जॉब सिक्योर कर रहा हूँ जो मेरे को लास्ट टाइम पे इन मोमेंट पे लड़ सकूँ पैसों को लेकर के, क्योंकि कहा जाता है ना कि बिजनेस एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है। तो अगर मुझे अपने परिवार को चलाना है तो सिर्फ बिजनेस पे अड़ा नहीं रह सकता, इसलिए कुछ अलग का सेक्टर भी चूज कर रहा हूँ और उसके पीछे भी मेहनत कर रहा हूँ। आपका कहना है कि प्लान ए के साथ-साथ प्लान बी भी लेके चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एक इतिहास से हम लोग लेते हैं कि सिकंदर थे जब भी युद्ध लड़ने जाते थे तो पुल में आग लगा देते थे। बोलते हैं काम करेगा तो प्लान यही करेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा। तो क्या इस बात से आप मतलब कि क्या 100% एग्री नहीं है? नहीं, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। इतिहास हमें इसलिए बताया जाता है कि इस इतिहास को हम ना दोहराएं। अब सिकंदर ने अपने तरीके से ये चीज को सोचा कि अगर हम प्लान ए में सक्सेस नहीं होंगे तो हम मर सकते हैं, लेकिन हमारा जो जमाना है, जिस जमाने में हम जी रहे हैं, वहां पे इतिहास को गवाह मानते हुए और इस चीज से सीखना है कि प्लान ए पे न रह करके प्लान बी से भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं। ये हमारा सोच है। इसलिए हम इतिहास पढ़ते ही हैं कि हम पूछे गए सवाल या पुराने जो भी गलतियां हैं उनको दोबारा दोहरा ना सके, यही बात है। ठीक है हरिकेश जी, जैसा कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो अभी रोजगार का क्या व्यवस्था है बिहार में? अगर आपको रोजगार करना होगा तो क्या कुछ कर सकते हैं? यहाँ पे बिहार में क्या-क्या मतलब कि ओपन है रास्ता ग्रेजुएट किए हुए मतलब स्टूडेंट को, युवक के लिए? नहीं, हम तो अक्सर देखते हैं कि मतलब बिहार में लोग ग्रेजुएशन से पहले 12th का एग्ज़ाम दे करके भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मतलब माता-पिता उनको सपोर्ट नहीं कर सकते दूसरे पढ़ाई के लिए, तो वो बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। लेकिन अगर वही बच्चे जो 12वीं पास के बाद उनको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो और ज़्यादा ऑप्शन मिल जाता है। जैसे 12th के बाद आप आईटीआई कर सकते हैं या 10th के बाद भी आप आईटीआई कर सकते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारा डिप्लोमा है, फिर 12th के बाद आप बीटेक कर सकते हैं। तो ये सब के लिए हमारे मतलब बिहार में एक क्रेडिट भी दिया जाता है जिसको स्टूडेंट क्रेडिट के नाम से शायद जाना जाता है, जिसमें 2 4 5 लाख रुपए बच्चे को पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो कोई बच्चा अगर 12वीं के पास या ग्रेजुएशन के बाद अगर कुछ नया करना चाहता है तो वो बिहार से कर सकता है। जैसे कि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा जॉब कर सकते हैं या फिर अगर आप 12th पास हैं तो बिहार का ही सीजीएल का आता है, आप उसको भी भर के ऐसे। भैया आप जैसा कि बात सभी किए बिहार सरकार में काम करने का, तो पद ही बहुत कम आता है। जैसे पहले आता था कि बहुत ज़्यादा पद आता था, 15,000 ऐसे आता था, अब 5,000 पदें निकल रहा है और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग हैं। तो इस पे सरकार कैसे काम कर रही है, कैसे काम करे कि इसको टैकल किया जा सके? इसीलिए तो हम आपको बोले ना कि प्लान दोनों लेके चलो, क्योंकि एक तो हमें पता है कि जिस जॉब को लेके हम सीकर हैं, जिस जॉब को सीकर हम सोच चुके हैं। लेकिन बिहार का मेंटालिटी है भैया कि हम प्राइवेट जॉब नहीं, हम सरकारी जॉब ही करना पसंद करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हर एक माता पिता का, पेरेंट्स का और बच्चों का भी दिली ख्वाहिश रहता है कि हम करेंगे तो सरकारी नौकरी ही करेंगे। तो जैसे अगर आप इस चीज का सपना सिर्फ रखते हैं कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, तब सरकारी नौकरी करना होना बहुत मतलब अलग बात है। लेकिन अगर आप इस चीज को अपना पैशन बनाते हैं, अगर आप इस चीज को अपना टारगेट एम बनाते हैं कि मेरे को सरकारी जॉब करना ही है, बिहार गवर्नमेंट का जॉब लेना ही है, तो 5,000 सीट आपके लिए बहुत इनफ है, क्योंकि आपको अपने सीट से मतलब है और आपको अपने मेहनत से मतलब है। रही बात बिहार में धांधली की, तो धांधली हर जगह पे होता है। बस नहीं भैया, इस बात से हम वाकिफ नहीं रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 करोड़ आदमी बेरोजगार है, 5,000 सीट में क्या होगा? क्या परसेंटेज पे लोग सीट लड़ेंगे? आप समझ रहे हैं? ये बात हम बिल्कुल एग्री करेंगे कि सीट की संख्या कम है और लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो बिहार सरकार और दूसरे राज्य के लोगों के लिए भी न्योता दे देते हैं कि भैया आप भी आके लड़िए, तो यहाँ पे और सीट की रेशियो कम जाती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम यही कहेंगे कि बिहार सरकार को एक आग्रह करेंगे कि
अगर आप लोगों के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले आप उसके बारे में सोचिए जो इस मतलब जनरेशन को आगे बढ़ाएगा, यानी कि बच्चे। अगर आप स्टूडेंट को 5,000 सीट देकर और कहते हैं कि आप करोड़ों में आके लड़े, तो नहीं होगा। इसलिए आप थोड़ा सीट की संख्या बढ़ाएँ, जिससे अगर बच्चा लड़ने का सोच भी रहा है, तो अड़ सके। ऐसा ना हो कि संख्या ही इतना कम हो कि बच्चा लड़ने जाए और मौत के मुँह में चला जाए। अक्सर ये चीज़ देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हम आग्रह कर सकते हैं कि आप सीट की संख्या बढ़ाएँ, जिससे उसमें भी मतलब कि सरकारी का जो भी एग्जाम आता है, अभी तक एग्जाम्पल आपको देने का जरूरत नहीं है कि इतना ना पेपर लीक हो चुका है। बिहार सिपाही का पेपर लीक हुआ था, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। और भी बहुत सारे सेक्टर में है जो पेपर लीक होते रहता है। तो इस पे क्या कहना चाहेगा? एक तो विद्यार्थी 4 साल 5 साल तैयारी करता है, उस पे भी पेपर लीक हो जाता है। तो इसमें हम यही कहेंगे कि जैसे हर एक मतलब सेंट्रल लेवल पे जब एग्जाम होता है, तो आप देखते हैं कि कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर का कंपनी उस जॉब को हेल्ड करती है। तो वैसे ही बिहार गवर्नमेंट को भी किसी ऐसे प्राइवेट सेक्टर के कंपनी को लाना चाहिए, जो एग्जाम के तरीके को एकदम हार्ड रखे कि कोई पेपर लीक ना कर सके और कोई इस चीज़ को मतलब लीक ना करके मतलब बर्बाद ना कर सके। क्योंकि उसमें बच्चे का जीवन बर्बाद होता है। अगर परीक्षा बर्बाद हुआ, यानी उस बच्चे का 2-4 साल का मेहनत और उसका जीवन बर्बाद हुआ। तो आप एक ऐसा कंपनी के साथ टाई अप रखिए एग्जाम को लेकर के, जिससे एग्जाम एक अच्छे पैटर्न में हो और क्वेश्चन लीक ना हो। यहाँ तो पहले से दलाली चलता है कि भैया 25 लाख देंगे तो दरोगा बनिएगा, और 10 लाख दीजिएगा तो सिपाही बनिएगा। और उससे अगर और ज्यादा बड़े समुंदर के खिलाड़ी हैं, अब तो देख रहे हैं नीट का पेपर भी लीक होने लग गया है। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया? इस पे हर जगह तो कंपनी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो इस चीज़ का बढ़ावा भी तो हमारे आपके जैसे ही बच्चे दे रहे हैं ना। अगर आप एक चीज़ देखिए, सबसे बड़ा बात है कि बिहार में मुद्दा होता है पढ़ाई का। अगर आप बिहार सरकार पढ़ाई को लेकर के अगर सीरियस हो जाए, अगर बच्चे को सीरियसली पढ़ाया जाए, तो वो बच्चा कभी भी ऐसा कभी मतलब अपने आप को बनाएगा ही नहीं कि हमको क्वेश्चन पेपर लीक करके एग्जाम क्लियर करना हो। और दूसरी बात, एग्जाम पेपर लीक करने में किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, हमारे और आपके जैसे विद्यार्थियों का ही हाथ होता है। अगर हम विद्यार्थी पेपर लीक करने वाले से क्वेश्चन खरीदने में मजबूर ना हो, तो फिर वो लोग अपने आप इस धंधे को बंद कर। पेपर लीक करने वाले अधिकारी तो सरकार के अंदर ही रहते हैं, वो तो बाहर से नहीं आते हैं। तो बढ़ावा भी तो हम ही ने दिया ना उसको कि बात अगर करें कि जैसे कि आपने बोला कि हाँ व्यवस्था, तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं बिहार के ही लड़के होते हैं। जितने भी आप अधिकारी का क्षेत्र का परसेंटेज देखिएगा, आईएएस आईपीएस तो बिहार से ही होते हैं, लेकिन वो लोग पढ़ते हैं दिल्ली में जाके, कहीं बाहर जाके पढ़ते हैं। तो व्यवस्था यहाँ बिहार में नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बिहार में देखा जाए तो हर जगह कहा जाता है कि बिहारी ने अपने हर एक सेक्टर में झंडा गाड़ रखा है। लेकिन वो बिहारी जो झंडा गाड़ चुका है, उसको एक चीज़ की सच्चाई पता चल चुकी है कि हम बिहार में रह के इस चीज़ को नहीं कर सकते। लेकिन जो बिहारी बाहर जाके पढ़ चुका है, वो इस चीज़ को जान चुका है कि हमारे बिहार में किस चीज़ की कमी है। तो हम ये कहेंगे कि जो आगे बढ़ चुका है, उसको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और एक मतलब ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए या एक ऐसा कम्युनिटी गवर्नमेंट की तरफ से तैयार करना चाहिए, जो बच्चों को आगे बढ़ने में, ग्रेजुएशन के बाद पढ़ने में मदद करे और नई संस्थाएँ खोले जाए, जिससे वो बच्चा पढ़ सके। ये ना सोचे कि हमें बाहर अपने राज्य को छोड़ के पढ़ना पड़े। हर राज्य जब खुद की शिक्षा स्तर बाँट रही है, तो फिर हम बिहार क्यों पीछे हैं? अगर देखें तो कोटा में देखते हैं कि लोग भी बिहार के, विद्यार्थी भी बिहार के, टीचर भी बिहार के, खाली व्यवस्था कोटा का होता है। तो इसमें फायदा भी राजस्थान का हो रहा है और बिहार इस चीज में पिछड़ रहा है, मतलब अर्निंग भी कम रही है। तो इस बात पर क्या कहते हैं, डेवलपमेंट भी उसी कारण से घट रहा है। तो व्यवस्था तो सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार क्यों नहीं काम कर रही है इस पे? तो हम भी तो यही कहना चाहते हैं ना कि जैसे आपने कहा कि कोटा में लोग बिहार के, विद्यार्थी बिहार के, शिक्षक बिहार के, लेकिन सिर्फ संस्था कोटा की है, तो लोग कहाँ के हैं? बिहार के ना। अगर बिहार का व्यक्ति किसी दूसरे अन्य राज्य में जाकर के अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, दूसरे राज्य को ऊपर कर सकता है, तो क्या वही व्यक्ति बिहार में आके बिहार के विद्यार्थी को आगे नहीं बढ़ा सकता है? बिल्कुल बढ़ा सकता है। लेकिन ये सोच हम और आप नहीं, वह व्यक्ति जो बिहार के दूसरे राज्यों में जाकर के इसको बढ़ावा दे रहा है, उसको सोचना चाहिए और बिहार में आकर के इस सेवा को देना चाहिए बच्चों को। ये बात तो विद्यार्थी की हो गई। अब बात करते हैं लोगों की, मतलब रोजगार पे। लोग दिल्ली पंजाब में बिहारी को एज ए मजदूर कहते हैं। अगर उनको मजदूर चाहिए होता है तो बोलते हैं, "ए भैया एगो बिहारी को धर के लाओ", मतलब मजदूर का पर्यायवाची बिहारी समझ लिए हैं। तो ये मेंटालिटी कैसे मिटेगी? देखिए, ये मेंटालिटी उन्होंने नहीं लाई है, ये मेंटालिटी हमारे यहाँ के लोगों ने लाई है। क्योंकि देखिए, हमें एक चीज़ के बारे में यह अच्छे से पता ही नहीं है कि किस चीज़ के लिए हमें कितना पैसा मिलना चाहिए और पेड करना चाहिए। जैसे मान के चलिए, अगर कोई एक बिहारी व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाके कार्य करता है, ठीक है? जैसे किसी मज़दूर का ही काम करता है, तो हम इस चीज़ को
इतना हल्का लेते हैं कि उस काम को करने के लिए हमें कम पैसा भी मिले तो हम एग्री हो जाते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति ये समझता है कि एक बिहारी अगर हमारे यहाँ काम करेगा तो वो कम पैसे पे भी राजी हो जाएगा। बशर्ते अगर तो किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति अगर उसी मजदूरी का काम करता है तो वो पैसे की माँग करता है। हमारे यहाँ के लोग इस चीज़ का माँग नहीं करते हैं क्योंकि सोचते हैं हमारे लिए इतना ही बहुत ज़्यादा है। ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया गया है राजनीतिक नेताओं के द्वारा। उनको अपना वैल्यू खुद नहीं बताया गया कि हाँ भैया, आप मजदूरी कर रहे हैं तो उसका भी मतलब कॉस्ट प्राइस होता है एक। जैसे कि दिल्ली में देख रहे हैं कि मतलब कि मजदूर का भी कॉस्ट है 18,000, हमारे यहाँ मात्र 10,000 8,000 में काम हो रहा है। तो 8-10,000 में काम करेंगे तो घर क्या चलाएंगे? सही बात है कि अगर 8-10 हज़ार रुपए अगर कोई अपने मतलब महीने में कमा रहा है, तो जिस तरीके की महँगाई, इन्फ्लेशन आज हो रहा है, आगे लोग कैसे जी पाएँगे? तो हम इस चीज़ पे यही राय देंगे कि वह व्यक्ति जिनको मूर्ख बनाया गया है हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा, उनको इस चीज़ के बारे में बताया जाए कि आप जहाँ मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आप उस कॉस्ट को माँग करें। जैसे अगर आप किसी राज्य में अन्य राज्य में जाके कार्य करते हैं, तो अगर मान के चलिए बात ये नहीं है कि अब लेबर तो अपना मांग कर ही सकता है। बात ऐसा है कि देखिए, नेता ने उन्हें मतलब कि एकदम मजबूर कर दिया है कि आपको कोई व्यवस्था नहीं देंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करवाया है। अब जब लास्ट में पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तब मजदूर ना बनेगा। अब मजदूर बनेगा तो वो आदमी को शिक्षा कहाँ से होगा? तो क्या जानेगा कॉस्ट प्राइस क्या होता है और लेबर प्राइस क्या होता है? तो यही चीज़ तो हम बोले ना शुरुआत इसमें में। नेता को सुधार करना चाहिए कि नहीं, उस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? नेताओं को सुधरना चाहिए कि नहीं, कि हमेशा जात पात पे वोट लेना चाहिए? इस बात पे आप कुछ बोलिए। अच्छा, अभी आप सुने होंगे कि अपने बिहार में एक बहुत ही अच्छा-सा ग्रुप चला हुआ है, कम्युनिटी चला हुआ है जनसुराज, सुने हैं? बहुत अच्छे से जानते होंगे उसके बारे में। तो देखिए इसके इसके ऊपर मैंने भी बहुत मतलब वीडियोज़ देखी हैं और उनके प्रशांत किशोर जी के मतलब स्पीचेज़ सुनी हैं। तो आप जैसे कह रहे हैं ना कि नेताओं ने लोगों को मूर्ख बनाया है, लेकिन हम पहले ऐसा नेता देख रहे हैं, जो लोगों के बारे में और बिहार के स्पेशली लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि वो इस चीज़ को लेके आगे बढ़े। एकदम मतलब जैसे धरातल से इस चीज़ को पकड़ रहे हैं। तो जिन लोगों ने हमें पहले इस चीज़ के बारे में बताया कि वो हम मूर्ख बने जिन लोगों से, तो हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं, वो इसी मूर्खता को दूर करने के लिए खुद को बिल्ड कर रहे हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि जैसे आपको पहले कभी मूर्ख बनाया गया था, उस चीज़ को अब हटाया जाए और हम जिस तरीके से एक नई व्यवस्था और नया सोच लाएँगे, उस सोच के साथ आप हमें सपोर्ट कीजिए और आपको हम आगे बढ़ने की हिम्मत और आप चर्चा प्रशांत किशोर की किए हैं, तो प्रशांत किशोर में और पहले से जो नेता थे, उनमें क्या अंतर है? प्रशांत किशोर जी के बारे में और दूसरे नेताओं के बारे में हम आपको यही कहेंगे कि दूसरे नेता सिर्फ इस चीज के लिए जीते थे कि हम जीत करके अपने घर, अपने परिवार और अपने आप को ऊपर करें, बाकी जनता पर उनका कम ध्यान था। लेकिन हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं, ये अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और इन्होंने मतलब डाउन लेवल से बिहार को देखा है और इस चीज को सोचते हुए कि जिन नेताओं ने पहले ये गलती करी है, इसको हटा करके हम खुद को इस चीज पे लाएं और उन गलतियों को सुधार करके बिहार को जो 28वें पायदान से है, वो पहले पायदान तक ले जाने का कार्य करना सोच रहे हैं और पुराने नेताओं के सोच को हटाना चाह रहे हैं। ये है उनका। आपको क्या लगता है 2025 में कौन-सा नेता मतलब दावेदार होगा मुख्यमंत्री का, कौन-सा पार्टी जीतेगा? क्या जनता का राज आएगा या फिर से वही घिसा-पिटा कहानी दोहराया जाएगा? देखिए, पहली बात तो कि जिस तरीके से मतलब प्रशांत किशोर जी अपना मतलब काम कर रहे हैं, लोगों से बात विचार कर रहे हैं एकदम डाउन लेवल पे जाके, तो अगर लोग सही सोच रखते हैं और उनको लगता है कि जितना पिछड़ा हम हो चुके हैं और आगे बढ़ना अगर सोच रहे हैं, तो उनको प्रशांत किशोर जी को सपोर्ट करना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए और उनको सपोर्ट करके एक नई सोच और नया तरीका बिहार में लाना चाहिए। क्योंकि पुराने नेताओं ने तो हमारी सोच को मूर्ख बना ही रखा है। तो इस चीज़ को लेके मैं यही कहूँगा कि प्रशांत किशोर जी की बातों को सुने, उनको समझे कि वो सच्चाई दिखाना चाह रहे हैं आपको, एक आईना दिख दे रहे हैं कि इस आईना को देख के आप अपनी सच्चाई को जानें। ये थे हरिकेश राजपूत। इनका मतलब कि जो भी इनका कहना था कि बिहार में एक विकल्प की ज़रूरत है और इन्हें लगता है कि प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे नेतृत्व कर सकते हैं बिहार का। बाकी और नेता के बारे में ये कह रहे हैं कि लोग हमेशा जात-पात के नाम पे राजनीति करते आए हैं। चलिए, इनसे बातचीत करके बहुत बढ़िया लगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।